वेलकम टू कॉन्वर्सेशंस। मैं आपका होस्ट, आपका दोस्त मुक्तदर खान, और आज मैं आपसे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो स्पीच थी 15 अगस्त को लाल किले से, उसके बारे में बात करना चाहता हूँ। बट आई एम नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट द पूरी स्पीच। मैं उसके दो हिस्सों पर स्पेशल अटेंशन पे करना चाहता हूँ, ताकि मुझे वो बहुत ही सरप्राइजिंग और फ्राइटनिंग लगे। मतलब उससे मैं बहुत अ, आप कह सकते हैं कि डर गया हूँ उन उन स्पीचेस से। तो उसके बारे में मैं आपसे बात करूँगा। तो जो ओवरऑल उनकी स्पीच थी, इट वाज बॉयलर प्लेट। जिस तरह वो हर बार कहते हैं कि हम भारत को ये बना देंगे, भारत को वो बना देंगे, आत्मनिर्भर बना देंगे, दुनिया का सबसे अमीर इकोनॉमी बना देंगे। ये तो 2019 से 14 से हम सुनते आए हैं कि भारत 2021 में $5 ट्रिलियन की बन जाएगी, लेकिन ये 2026 है, अभी तक 5 ट्रिलियन का मुश्किल से 4 ट्रिलियन पे पहुंची है भारत की अर्थव्यवस्था। फिर अब कह रहे हैं कि शायद 2030 में बनेगी। लेकिन इस तरह के तकरीरें आपने पहले भी सुने हैं कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, हम विश्व गुरु बन जाएंगे, हम सब नारियों को आज़ाद कर देंगे, उनको कोटा दे देंगे। अ लॉट ऑफ दिस, वी विल डू दिस, वी विल डू दिस। जब मैं बड़ा होऊंगा तो मैं डॉक्टर बन जाऊंगा, जब डॉक्टर बन जाऊंगा तो महल बनाऊंगा, महल बनाने के बाद गाड़ी खरीदूंगा, फिर शादी करूंगा ना। इस तरह की बातें तो हमने प्राइम मिनिस्टर मोदी से बहुत सुने हैं। अब मोस्ट ऑफ द स्पीच वाज लाइक दैट। लेकिन इस स्पीच में दो ऐसी चीजें थे जो, देखिए, जो करंट प्रॉब्लम्स हैं इंडिया के, उसको उन्होंने एड्रेस ही नहीं किया। अनएम्प्लॉयमेंट, हाई अनएम्प्लॉयमेंट अमंग द यूथ, तकरीबन 20% अनएम्प्लॉयमेंट है। औरतों के, पढ़ी लिखी औरतें, दे हैव नो जॉब्स। वुमेन्स पार्टिसिपेशन लेबर फोर्स में 25% से कम है। भारत की पूरी तारीख में इतना ज़्यादा पढ़ी लिखी औरतें नहीं थी इंडिपेंडेंस से के बाद से, और इतना अनएम्प्लॉयड नहीं थी। तो देर आर सम सीरियस सीरियस चैलेंजेस। सिर्फ 90% भारतवासी इनफॉर्मल सेक्टर में, सिर्फ 10% के पास फॉर्मल जॉब्स हैं। जॉब्स ऐसे जहाँ पे उनको छुट्टी पे पैसे मिल सकते हैं, हेल्थ केयर मिल सकती है, रिटायरमेंट मिल सकता है। सिर्फ 10% भारतवासियों के पास ऐसे अच्छे जॉब्स हैं। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भाग रहा है, फॉरेन प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स भाग रहा है, महंगाई बढ़ते जा रही है, इस तरह की जो क्राइसिस है, डेट बढ़ते जा रहा है। भारत का जीडीपी टू डेट तकरीबन 90% हो गया है। वर्ल्ड बैंक का सबसे बड़ा कर्जदार भारत है। तो ऐसे कई चैलेंजेस है जिस पे कोई जिक्र नहीं किया गया। और क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होती नहीं, डिस्कशंस नहीं होते, कोई सवाल पूछने वाला नहीं है, और अब जो सवाल पूछते हैं वो उनको भी साइलेंस कर दिया जाएगा। तो दो इश्यूज पे उन्होंने बात की जिसके बारे में मैं आपसे आज बात करना चाहता हूँ। एक तो जो उन्होंने बात किया, जो इंटेलेक्चुअल नेक्सस के बारे में बात किया, उसके बारे में बात करूंगा। और जो दूसरी बात उन्होंने कही है वो सिविल डिफेंस के बारे में। तो मैं आपको वो दोनों तकरीरें सुना देता हूँ, फिर उसके बाद आप, मेरा जो क्रिटिक है वो मैं आपके सामने प्रेजेंट करता हूँ। तो पहले तो सुनिए आप ये बात। ये दिमागी नक्सल मौके की तलाश में है, हिंसा अराजकता के वो रास्ते खोज रहे हैं, समाज को गलत। मेरे प्यारे देशवासियों, जंगलों में हमें हथियारी नक्सलों का खात्मा बुलाने में, उस संकट से देश को मुक्त कराने में सफलता मिली है। लेकिन हथियारी नक्सल तो गए, लेकिन ये दिमागी नक्सल मौके की तलाश में है, हिंसा अराजकता के वो रास्ते खोज रहे हैं, समाज को गलत राह पर घसीटने के लिए भांति भांति के दांव कर रहे हैं। तो ये जो तकरीर है उनकी कि हमने जो फिजिकल नक्सलाइट्स हैं जो जंगलों में रिफॉर्म और सिस्टम चेंज के लिए लड़ रहे हैं, उनको तो हमने ख़त्म कर दिया। ठीक है, दे आर वायलेंस, दे आर टेररिस्ट, डोमेस्टिक टेररिस्ट, आपने उनको ख़त्म कर दिया। लेकिन अब वो कह रहे हैं दिमागी नक्सल। दिमागी नक्सल क्या मतलब? जो लोग मोदी को और मोदी का जो विजन है उसको जो चैलेंज करते हैं, जो क्रिटिक करते हैं, जो डिसेंट करते हैं, जैसा मैं कह रहा हूँ कि इन्होंने जो कहा
पिछले कई सालों से कह रहे हैं कि भारत $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बन जाएगी, तो कोई सवाल उनसे पूछता क्यों नहीं है? मैं पूछता हूँ। तो क्या मैं दिमागी नक्सल बन गया? कि जो लोग भारत के जो लोग बेवकूफ़ समझ रहे हैं अपने आप को या जो बेवकूफ़ बनने के लिए तैयार हैं कि भारत दुनिया का बहुत बड़ा पावरफुल मुल्क बन गया है। जब उनको मैं बताऊँगा कि भई आप 2 साल पहले तो चौथी बड़ी इकोनॉमी थे, अब छठी बड़ी इकोनॉमी हो गई। ये कि इसको तरक्की समझते हो आप? विकसित भारत की तरफ जा रहे हो? नहीं। आपका जो रुपया था, वो डॉलर के मुताबिक 83 था थोड़े दिन पहले, अब वो हो गया है 96। अगर मैं ये बात आपको बता दूँ, तो आप सोचने वाले अगर आप हैं, तो आप सोचेंगे क्यों ऐसा हो रहा है? गवर्नमेंट की क्या पॉलिसीज़ हैं जिसकी वजह से भारत 4th से 6th हो गया है और डॉलर पे रुपया 83 से 96 हो गया है? खाली ये इंटरनेशनल इवेंट्स की वजह से है या कुछ डोमेस्टिक कमज़ोरियाँ हैं? क्यों भारत में आज से 15 साल पहले मैन्युफैक्चरिंग की शेयर 17% से ज़्यादा था इकोनॉमी का, अब 13% से कम हो गया है। तकरीबन 4% कम हो गया है मैन्युफैक्चरिंग का, फिर हम अपने आप को विकसित करने लगते हैं। आज से 5 साल पहले, सिर्फ़ 5 साल पहले इंडिया के इम्पोर्ट्स चाइना से 65 बिलियन के थे, अब 130 बिलियन हो गए। हम कैसे विकसित हैं? तो ये जो सोचने वाली सवालात है, क्या इनको आप कहते हैं दिमागी नक्सल? क्योंकि वो आपको सोचने पे मजबूर कर देंगे और आपको सामने साफ कर देंगे कि ये सरकार इज़ नॉट डूइंग वेल। ये सबसे बड़ा खतरा है कि आपकी फ्रीडम ऑफ थॉट, आपका फ्रीडम ऑफ कॉन्शियस और आपका फ्रीडम ऑफ स्पीच छीन लिया जाएगा। कि सोचिए कि अगर भारत ने दुनिया में कोई जेनोसाइड को कंडेम नहीं किया, उल्टा जेनोसाइड के लिए हथियार बेचा और आपने उसके खिलाफ एक एथिकल वॉइस उठाई कि ये पॉलिसी गलत है, तो क्या आप दिमागी नक्सल हो जाएँगे? क्या आपकी नौकरी चली जाएगी? क्या आपके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो जाएगा? क्या आप जेल में चले जाएँगे? तो क्या ये नया भारत चाहते हैं आप लोग? कि फ्रीडम ऑफ कॉन्शियस ना हो, कि आप मॉरल एथिकल बात ही ना करें, चुप रहें? क्योंकि आप तो पढ़ने वाले हो, आपको खबर पता चल गई, लेकिन बाकी के सारे तो खाली गोदी मीडिया देखते हैं, उनको तो कुछ खबर नहीं मिलेगी। तो वो जो बेवकूफ़ी की बातों में आकर वो वोट डालते चले जाएँ। मतलब किसी ने आज तक पूछा नहीं कि भई हम 5 ट्रिलियन क्यों नहीं हुए, 2021 में होने वाले थे। तो दैट इज़ वन थिंग। दूसरा, आपको सोचने की काबिलियत, फ्रीडम ऑफ थॉट कैसा आएगा अगर आपको वो सारे लोग जो आपको चैलेंज करते हैं, वो सोर्सेस ऑफ वो वेबसाइट्स, वो मैगज़ीन्स, वो अखबारात जो सरकार के प्रोपेगेंडा के अलावा कोई दूसरी बात करे, अगर उनको बंद कर दिया गया, तो फिर आप कैसा सोचेंगे? इफ यू आर नॉट गेटिंग अल्टरनेटिव इंफॉर्मेशन, हाउ विल यू थिंक? तो आपकी फ्रीडम ऑफ थॉट खत्म हो जाएगा और फ्रीडम ऑफ स्पीच तो खत्म हो ही जाएगा, बिकॉज़ देन आप जैसा कुछ बोलेंगे, सरकार कहेगी कि ये अर्बन नक्सल है, इनको मार डालो। ऑलरेडी जो भी मोदी को क्रिटिसाइज़ करता है, उसको एंटी नेशनल कह देते हैं। सो दिस कंट्री इज़ गोइंग इन अ वेरी, वेरी डेंजरस थिंग। ये बहुत ही खतरनाक बात है। पूरी स्पीच में अगर आपको ये बात सुनने में आती है, तो दिस इज़ अगेंस्ट इंडियाज़ कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें और भी दूसरी चीज़ें हैं, रिलीजियस फ्रीडम की भी बात अभी मैं कर ही नहीं रहा हूँ। देखिए, इंडिया में बड़ी खुशी से आप डेटा सेंटर्स के लिए मर रहे हैं, फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स। यहाँ पर हम डेटा सेंटर्स हमारे पास आ रहे हैं, हम उसके खिलाफ कैंपेन कर रहे हैं, बिकॉज़ उसका एनवायरमेंटल जो कॉन्सिक्वेंसेस है हमको पसंद नहीं है और उसके फाइनेंशियल कॉन्सिक्वेंसेस भी वी आर नॉट हैप्पी विथ यहाँ डेलावेयर में। लेकिन ये बात कहने के लिए पहले हमको इन्फॉर्मेशन चाहिए, उसके लिए फ्रीडम ऑफ थॉट होना चाहिए कि लोग जो चाहे तकरीरें करें, आर्टिकल्स दें, स्पीचेस लिखें। फिर आप में सोचने की काबिलियत हो और ये ना समझे कि जो भी सरकार कर रहा है वो भगवान है और जो सही है। नहीं, ये तो चोर हैं, पैसे लेकर लॉबीज़ से पॉलिसीज़ बनाते हैं। उसको क्रिटिसाइज़ करें। जाके देखें आप इलेक्टोरल बॉन्ड्स कौन दे रहा है भारत में। कैसा देखोगे अगर कह दें कि जो वेबसाइट आपको इन्फॉर्मेशन दे रही है उसे अगर आप कह दें कि अर्बन नक्सल हैं या दिमागी नक्सल हैं, ये सरकार के खिलाफ इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं।
जो तीसरी चीज़ है, फ्रीडम ऑफ स्पीच भी नहीं रहेगी इस मुल्क में, तो फिर क्या फ़ायदा? व्हाट काइंड ऑफ इट विल नॉट बी अ डेमोक्रेसी, इट विल बी ए कंट्री ऑफ ब्रेनलेस, थॉटलेस, कॉन्शियसलेस रोबोट्स, ये बन जाएँगे आप। दिस इज़ वेरी, वेरी स्केरी। ये जो फ्रीडम ऑफ स्पीच और फ्रीडम ऑफ कॉन्शियसनेस के खिलाफ जो कैंपेन आ रही है, वो बहुत खतरनाक है। उसके मैं 2 छोटे से मिसाल दूँगा, उसके बाद आप लोग समझ जाएँगे कि मैं क्या कह रहा हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये कोई विजय या विनय नाम के प्रोफ़ेसर थे जामिया में, उन्होंने एक सवाल पूछा बस, एट्रोसिटीज़ अगेंस्ट मुस्लिम। जामिया प्रोफ़ेसर सस्पेंडेड ओवर दिस क्वेश्चन। उन्होंने सवाल एग्ज़ाम में पूछा कि मुसलमानों पे किस किस्म का अत्याचार हो रहा है भारत में, लिखें। तो अगर आप स्टूडेंट हैं और आप समझते हैं कि नहीं हुआ, तो आप कह दें कि देयर इज़ नो वायलेंस, देयर इज़ नो एट्रोसिटीज़ अगेंस्ट इंडियन मुस्लिम्स, दिस इज़ ऑल प्रोपेगेंडा, आप एग्ज़ाम में लिख दें और आप सबूत पेश कर दें, व्हाट इज़ योर एविडेंस? या आप समझते हैं कि नहीं, विजिलेंटे उनको मार रहे हैं, ये देखिए रिपोर्ट्स हैं, ये है, फुटनोट्स हैं वगैरह। बट क्या हुआ भारत में? उस प्रोफ़ेसर को सस्पेंड कर दिया गया फॉर मेकिंग द क्वेश्चन। ये है, दिस इज़ हाउ यू किल फ्रीडम ऑफ थॉट। आप सोचिए आप कि कौन-सी प्रोफ़ेसर में हिम्मत होगी कि माइनॉरिटीज़ के बारे में कोई भी एग्ज़ाम ले या क्लास ले या पढ़ाए भी, समझे? आजकल मुझसे जब लोग पूछते हैं कि सर व्हाट इज़ योर ओपिनियन अबाउट गाज़ा, मेरी क्लास के अंदर, इज़ देयर अ जेनोसाइड इन गाज़ा और नॉट? तो मैं जो मिडल ईस्टर्न पॉलिटिक्स पढ़ाता हूँ पीएचडी लेवल पे इन अमेरिका के टॉप यूनिवर्सिटीज़ में, मेरा जवाब ये होता है, ओह व्हाट इज़ गाज़ा? व्हाट इज़ गाज़ा? जैसा कि मैंने कभी लफ्ज़ सुना ही नहीं, क्योंकि उस मुद्दे पर अमेरिका में अब फ्रीडम ऑफ थॉट खत्म हो गया है। अगर मैं सच बता दूँ, तो शायद मेरी नौकरी चले जाए। बट आई एम आल्सो मेकिंग अ पॉइंट। तो लोग हँसना शुरू कर देते हैं, डॉक्टर खान हाउ कैन यू से नॉट अबाउट गाज़ा? आई जस्ट सॉ योर यूट्यूब शो ऑन गाज़ा। यू हैव डन सो मेनी शोज़, आई सॉ योर आर्टिकल्स इन द न्यूज़पेपर्स। तो मैं कहता हूँ भाई, क्लास में जवाब देने की मेरे पास आज़ादी नहीं है। तो वो समझ जाते हैं कि देयर इज़ नो फ्रीडम ऑफ थॉट इन दिस यूनिवर्सिटी ऑन दिस इश्यू। तो मैं कहता हूँ आप गूगल कर लें गाज़ा को जाकर। बट एक वक़्त ऐसा भी आ सकता है कि ये सारी चीज़ें नहीं मिलेंगी। जैसा कि आप चाइना में जाएँ, आपको गूगल नहीं मिलेगा। तो सोचिए, आपको हकीकत का कभी इल्म होगा ही नहीं, गलतफ़हमी में रहेंगे। इमेजिन कि इंडिया में वो सारे वेबसाइट्स छुपा दें कि दुनिया में कैसे अमीर मुल्क है, और बस यही इन्फॉर्मेशन दें कि इंडिया इज़ द रिचेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। कोई प्रोफ़ेसर कोई दूसरी बात बोले, उसको नौकरी से निकाल दें। कोई प्रोफ़ेसर किताब लिख दे, उसके ऊपर एफआईआर कर दे। तो आप यू विल बिलीव दैट यू आर द रिचेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड व्हेन यू आर नॉट इवन इन द टॉप 100 जीडीपी पर कैपिटा अगर ले आप। ह्यूमन डेवलपमेंट में भारत का रैंक 130 है। भारत से 120 से ज़्यादा मुल्क मोर डेवलप्ड है। लेकिन अगर आप में सोचने की, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ, ये सब खत्म कर दें कि जो भी सरकार से हटकर कोई दूसरी बात कहता है, उसको आप डिक्लेयर कर देंगे कि ये दिमागी नक्सल है, और उसको हम ढूँढ-ढूँढ के आइडेंटिफ़ाई करने की डिमांड की है मोदी जी ने, लिस्टें बना-बना कर। दैट इज़ द डिस्ट्रक्शन ऑफ द कंट्री। कोलैप्स हो जाते हैं। दुनिया में जहाँ पे फ्रीडम ऑफ थॉट नहीं है, वहाँ पे रिसर्च और वगैरह नहीं होता। एक एग्ज़ाम्पल दे देता हूँ, फिर आई विल मूव ऑन फ्रॉम दिस इश्यू। ये प्रोफ़ेसर महमूदाबाद खान हैं, इनके बारे में मैंने एक शो भी किया था। इन्होंने एक ट्वीट दिया बस कि ऑपरेशन सिंदूर में वो कर्नल कुरैशी नाम की फीमेल मुस्लिम वुमेन और 2 मुस्लिम, एक मुस्लिम और एक हिंदू वुमेन ने शायद प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो उसने कहा कि भई ये खाली दिखावे के लिए करना नहीं है, इट शुड बी इन रियलिटी आल्सो। बस इतना कहा, उसको अरेस्ट करके बंद कर दिया। 2 हफ्ते के बाद बेचारे को बेल मिली, या पता नहीं कितने दिनों के बाद, बट ही वाज़ अरेस्टेड। सोचिए, आप फ़ेसबुक पे एक पोस्ट लगाते हैं जिसके बेसिस पे आपको अरेस्ट कर लिया जाता है। ये तो अभी, ये 2 साल पुरानी बात है भई, अभी तो डिमांड नहीं हुआ था कि लेट अस गो आफ्टर दिमागी नक्सल। अब क्या होगा? डू यू थिंक इस बेचारे के में कोई हिम्मत है कुछ बात बोलने की? क्या पढ़ाएगा वो क्लास में? सोचिए आप।
यूएई में मेरे स्टूडेंट्स पढ़ाते हैं यूनिवर्सिटीज में, उनमें हिम्मत नहीं है कि अरब स्प्रिंग की बात करें। आप पॉलिटिक्स ऑफ द मिडल ईस्ट पढ़ा रहे हैं कोर्स, और जो इतना बड़ा मुद्दा था डेली टीवी पे चल रहा है। अगर आप फॉरेन टीवी देख रहे हो या इवन अल जजीरा देख रहे हो वहाँ बैठकर, यू कैन सी कि भाई प्रोटेस्ट चल रहे हैं इजिप्ट में, ट्यूनीशिया में, और आप क्लास में नहीं पढ़ा सकते क्योंकि आप डरे हुए हो कि आपको अरेस्ट करके बंद कर दिया जाएगा। फिर क्या पढ़ाते हो? व्हाट डू यू टीच? व्हाट विल योर स्टूडेंट्स लर्न? देखिए, जायदादें तो नहीं है, मुझे अपने घर की कीमत देना है, मेरी गाड़ी की कीमत देना है, बच्चों को खाना पिलाना है। अगर मैं डर गया कि मेरी नौकरी चली जाएगी तो फिर मैं क्या सिखाऊंगा, क्या पढ़ाऊंगा? फिर ये बच्चे क्या सीख के निकलेंगे, क्या डिजर्टेशंस करेंगे, क्या रिसर्च करेंगे? यू विल हैव मेंटल कोलैप्स। ये चीज हो चुकी है इस्लामिक हिस्ट्री में। एक ज़माना था जब इस्लामिक गोल्डन एज में साइंस वगैरह का रिवाइवल धूम से हो रहा था। फिर उसके बाद मुल्लाओं ने कब्जा करके जो क्रिटिकल थिंकिंग ख़त्म की, एम्पायर्स ख़त्म हो गए, कॉलोनाइज हो गया मुस्लिम वर्ल्ड। जो दूसरी स्पीच है, सुनिए आप। आधुनिक चुनौतियों को पार करने वाला हम बनाने वाले हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, फैक्ट्रियां तोड़ी जा रही है। हमने मिशन सुदर्शन चक्र की पिछले सालों घोषणा की थी, बहुत तेजी से उस पर काम चल रहा है। आज डिफेंस एक्सपोर्ट हमारा करीब 50 गुना बढ़ा है। करीब 100 देशों में हमारे अस्त्र शस्त्र पहुंच रहे हैं। वैश्विक पटल पर भारत की प्रतिष्ठा धीरे धीरे बढ़ रही है। देखिए, छोटी छोटी बातें में, जैसा इन्होंने कहा कि हम 50 कंट्रीज को एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो आप अगर ये स्पीच सुन रहे तो आप क्या समझोगे? इंडिया बहुत बड़ा डिफेंस टेक्नोलॉजी का मुल्क है, हम 50 कंट्रीज को वेपन्स बेच रहे हैं। क्या आप जानते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा इंपोर्ट हथियार करने वाला मुल्क भारत है? इट इज नॉट इन द टॉप 10 एक्सपोर्टर ऑफ वेपन्स। जाके देख लें, आप गूगल कर लें, जाके स्टॉकहोम से जो वेपन्स इंडस्ट्रीज का डेटा था उस पर जाके देख लें, नहीं है भारत टॉप 10 में। सबसे बड़ा इंपोर्टर ऑफ वेपन्स भारत है। उसके बाद सऊदी अरेबिया है, यूक्रेन से भी ज्यादा जो जंग लड़ रहा है पिछले 5 साल में, बिगेस्ट। अभी भी देखिए आप, जेट इंजन नहीं बन सके, जाके रफाले खरीद रहे हैं दोबारा, इधर से उधर भाग रहे हैं। SU-57 लें या F-35 लें या रफाले लें, रफाले 4.5 है जी, कब आएंगे जी इंजन? ये तो हकीकत है ना, दैट इज द रियलिटी। बट ये आके अजीब सी बातें कर रहे हैं, हम ये कर देंगे, वो कर रहे हैं, 50 मुल्क हमसे ले रहे हैं। कौन है 50 मुल्क, बताएं मुझे, और क्या खरीद रहे हैं? सी दैट इज द पॉइंट, ही डज नॉट वांट। अगर जो ये कहेगा, जो मैं आज आपके सामने रख रहा हूं कि इंडिया इज द बिगेस्ट इंपोर्टर ऑफ वेपन्स इन द वर्ल्ड, वो आत्मनिर्भर कैसा हो सकता है? ये दिमागी नक्सल हो गए, ताकि इनको झुटला ना सके और हकीकत छुपा दे। वो हर बंदे को, वो हर न्यूज़पेपर, वो हर वेबसाइट, वो हर टीवी चैनल को ख़त्म कर देंगे। इमेजिन कि हम जैसा डोनाल्ड ट्रंप को फैक्ट चेक करते हैं ना, अगर मोदी की इस स्पीच की ज़रूरत है कोई मेन स्ट्रीम मीडिया में कि फैक्ट चेक कर रहे हैं मोदी को, कि वो स्पीच दे रहे हैं कि वी सेल वेपन्स टू 50 कंट्रीज, और नीचे एक लाइन आ जाए, वी आर द बिगेस्ट इंपोर्टर ऑफ वेपन्स, और ये कह रहे हैं वी आर आत्मनिर्भर इन वेपन्स। नहीं है आप। दैट इज द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक, कि ये सब खत्म हो जाएगा जब आप यू गो अगेंस्ट पीपल हु आर क्रिटिकल, डिसिडेंट्स हु आर नॉट बाइंग द ऑफिशियल नैरेटिव। और ये सुनिए, जो सिविल डिफेंस की बात कर रहे हैं, बदलते हुए समय में अस्त्र शस्त्र की तरफ काम करना है, सैन्य बलों का सामर्थ्य बढ़ाना है, लेकिन साथ साथ नागरिकों को भी तैयार करना होगा। पिछली शताब्दी के युद्धों के अनुरूप जो सिविल डिफेंस की व्यवस्थाएं हमारे देश में विकसित हुई है, वो कालबाह्य हो चुकी है। और इसलिए मैं आज लाल किले से घोषणा कर रहा हूं कि हम आने वाले दिनों में सिविल डिफेंस का एक वाइब्रेंट नेटवर्क खड़ा करेंगे, आधुनिक व्यवस्थाओं से उनको परिचित कराएंगे,
आधुनिक संकटों से नागरिकों को रक्षा करने की क्या व्यवस्था हो सकती है, एक बहुत बड़ा वॉलेंटरी फोर्स सिविल डिफेंस का आधुनिक आधुनिक चुनौतियों को पार करने वाला हम बनाने वाले हैं। तो किससे जंग लड़ने वाले हैं भारत को? पाकिस्तान से डर है? क्या आपको डर है कि पाकिस्तान का इतना भयानक भारत पे हमला होगा कि इंडिया की मिलिट्री, इंडिया की एयरफोर्स, इंडिया की नेवी कोलैप्स हो जाएगी और फिर सिविल डिफेंस की जरूरत पड़ेगी? वो उस बीच में कहते हैं दुश्मन बाहर भी नहीं अंदर भी है, तो किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं ये? सिविल डिफेंस, बहुत बड़ी सिविल डिफेंस विथ मॉडर्न इक्विपमेंट, ट्रेनिंग, इट इज एन अमेजिंग थिंग। और मैं सुन रहा हूँ बाद लोगों ने काफ़ी इसको क्रिटिसाइज़ भी किया है, इसको गेस्टापो से कंपेयर किया है, ये सिविल डिफेंस। मैं आपको 2-3 चीज़ें बताता हूँ, उसके बाद आप लोग खुद समझ जाइए। तो एक तो ये देखिए आप, ये सेनाएँ हैं ऑलरेडी भारत में, जो रोड पर लोगों को मारते हैं, जो वायलेंट करते हैं, पुलिस के साथ, पुलिस इनके ऊपर कभी एक्शन नहीं लेती, बस मतलब रोक दिया, इसको मार, उसको मार। तो ये देखिए बजरंग दल है, हिंदू सेना है, हिंदू रक्षा दल है, श्री राम सेना है, हिंदू युवा वाहिनी है, हिंदू जागरण मार्च है, धर्म जागरण मार्च है, विश्व हिंदू परिषद, दुर्गा वाहिनी, ये इतने सारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं, मिलिटेंट्स हैं। अभी आरएसएस भी देखिए हथियार की ट्रेनिंग करता है। ठीक है, ये तो मैं सिर्फ ऐसी लिस्ट बना दिया थोड़ी सी आपको, टू गिव यू एन आइडिया। अब क्या ये ऑफिशियल हो जाएंगे सिविल डिफेंस फोर्सेस, ये सारे ऑर्गेनाइजेशंस? क्या इसमें मुस्लिम्स होंगे सिविल डिफेंस फोर्सेस में? क्या सिख्स होंगे? क्या क्रिश्चियंस होंगे? क्या दलित्स होंगे? और क्या इनको ट्रेनिंग दी जाएंगी? क्या इनको हथियार भी मिलेंगे स्टेट की तरफ से? मणिपुर में एक अजीब सा वाकया हुआ जिसमें मैथी जो ग्रुप है वो पुलिस स्टेशन में घुस के हथियार लेकर जाके लड़ने लगे, सिविलियंस के हाथों में बड़े बड़े हथियार आ गए। तो क्या ये हथियार लेके फिरेंगे? लाखों की तादाद में मिलिशियाज हो जाएंगे, डोमेस्टिक मिलिशियाज। देखिए, ऑलरेडी मुसलमानों का इतना बुरा हाल हो गया है भारत में कि अब ये अपने आप पे ही पलट रहे हैं। जिस तरह से गैर यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म लोगों ने कॉकरोच स्टूडेंट प्रोटेस्ट पर लाठी चार्ज में हिस्सा लिया, लोगों ने मारम पीटी की है, वहां पर सड़कों पर कॉकरोचेस को मार रहे हैं रैंडम लोग। वीडियोस देखिए आप जाकर एक्स पर, पुलिस खड़े रह के देख रही, कुछ नहीं कर रही। अब तो इनको लाइसेंस मिल जाएगा, प्रधानमंत्री कर रहे हैं, हम भारत की रक्षा कर रहे हैं। ये क्या जाके जंग थोड़ी लड़ेंगे? ये सारे जो दल है ये कोई बॉर्डर पे नजर आते हैं आपके चाइना के खिलाफ? जाए लड़े अरुणाचल प्रदेश में, चाइनीज घुस गए थे, गलवान में घुस रहे थे, वहां जा लड़े, या पाकिस्तान से जाके लड़े बॉर्डर पे? नहीं, ये बस डोमेस्टिक अनाम लोगों को मारेंगे पुलिस की मदद से। द कंट्री विल बिकम केओटिक। इनका ये बेसिकली इस्तेमाल किया जाएगा ये गैंग्स का अगेंस्ट क्रिटिसिज्म। ये दूसरी काउ विजिलेंटे ग्रुप्स, ये तो लोगों को जो है तो सड़क पर मार डालते हैं, इवन इफ दे आर कैरिंग ए काउ। ये कौन इनको ऑथराइज कौन कर रहा है वायलेंस का? मॉडर्न नेशन स्टेट में मोनोपोली शुड बी विद द स्टेट। ये स्टेट के लोग नहीं है, ये अनएम्प्लॉयड लोग हैं। अगर इनके पास नौकरी होती तो ये फुर्सत नहीं होती ये सब करने की। गौ रक्षा दल, अखिल भारतीय गौ सेवा समिति, टीम सोनू हिंदू पलवाल, लाइव फॉर, इस तरह के कई ऑर्गेनाइजेशंस का ये सब अब हथियार लेकर फिरेंगे भारत में। नेशनल सिक्योरिटी के तहत इनको इजाज़त मिल जाएगी। वायलेंस इतना हो जाएगा स्टेट में, पहले तो आपकी पुलिस वैसे ही इनकॉम्पिटेंट है, क्या ये रोक सकेगी इसको? और ये डेफिनेटली विल टारगेट सम कम्युनिटीज। क्यों रेडिकलाइज कर रहे हो पॉपुलेशन को? इट इज सो डेंजरस। मैं आपको एक खतरनाक लिस्ट देना चाहता हूँ। तो ये होने वाला है भारत में, स्पेशली ये सब चीज़ों के बाद, कि आप यूनिवर्सिटी में एक सेमिनार रखें, ये गुंडे आएंगे, मारेंगे आपको, जला देंगे यूनिवर्सिटीज़ को, प्रोफेसर्स को मार देंगे, उनको लिंच कर देंगे क्योंकि दे आर डूइंग एंटी नेशनल।
अगर आप भारत की इकोनॉमी पे सीरियस सेमिनार करें एंड स्टार्ट टॉकिंग अबाउट आस्किंग कि गवर्नमेंट की पॉलिसीज की वजह से मैन्युफैक्चरिंग अभी तक क्यों नहीं है भारत में, व्हाई इज इट लेस देन 13% ऑफ द जीडीपी। भारत अगर आत्मनिर्भर हो गया तो 130 बिलियन डॉलर्स फ्रॉम चाइना क्यों इंपोर्ट करें, डबल क्यों हो गया चाइना से इंपोर्ट्स पिछले 5 साल में। सोचिए आप ये सेमिनार करें और इससे साफ जाहिर हो रहा है कि मोदी की सरकार इज इनकॉम्पिटेंट व्हेन इट कम्स टू इकोनॉमिक मैनेजमेंट। भारत इज नॉट आत्मनिर्भर, इट इज डिपेंडेंट। हथियार में सबसे बड़ा इंपोर्टर भारत है, फिर कहा कि आत्मनिर्भरता, तो उसको आप जाके मार देंगे। ये गुंडे से दिस इज अगेंस्ट आवर नेशनल सिक्योरिटी, हम एक्सपोज कर रहे हैं मुल्क की वीकनेसेस, इस तरह की चीज़ें। तो ये जो जो लिस्ट आपके सामने नज़र आ रही है बहुत ही ख़तरनाक चीज़ें हैं। ये मैंने पैटर्न्स देखा है इसमें से, भारत में भी आप देख सकते हैं। सम ऑफ देम आर ऑलरेडी हैपनिंग इन इंडिया। रेस्ट्रिक्शंस ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच, ये तो आपको मैंने 2 मिसाल अभी दे दी। रेस्ट्रिक्शंस ऑन फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस, डिक्लाइन ऑफ एकेडमिक फ्रीडम, पॉलिटिकल इंटरफियरेंस इन यूनिवर्सिटीज, ये तो आ ही गया है। सेंसरशिप ऑफ टीचिंग एंड करिकुलम, रिमूवल एंड सस्पेंशन ऑफ प्रोफेसर, ये अमेरिका में भी आ रहा है बट ओनली ऑन वन मुद्दा, इसराइल को लेकर। डिनायल कैंसिलेशन वीजाज, ये भी हो चुका है भारत में। सेंसरशिप रिसर्च फंडिंग, इंस्टीट्यूशंस के लिए सेंसरशिप ऑफ रिसर्च फंडिंग, पोलिटिसाइजेशन ऑफ रिसर्च इंस्टीट्यूशंस, फंडिंग टाइड टू आइडियोलॉजिकल कंफॉर्मिटी, ये सारी चीज़ें। सोसाइटी में डिस्टॉर्शन ऑफ हिस्ट्री एंड साइंटिफिक नॉलेज। आजकल जब मैं भारत जाता हूँ ना, मैं ऐसी कैजुअली जब लोगों से मिलता हूँ, मैं उनसे एहतियातन पूछ लेता हूँ कि जो अहमदाबाद में वर्ल्ड कप का फाइनल हुआ था ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच में, कौन जीता? तो लोग मुझे कहते हैं ऑस्ट्रेलिया जीत गया, ट्रेविस हेड ने ज़बरदस्त सेंचुरी मारी, हालांकि शामी ने बहुत शानदार बॉलिंग की। एज ए टेस्ट कहता हूँ, क्योंकि एक दिन मुझे ऐसा लगता है कि लोग कहेंगे कि इंडिया जीत गया, क्योंकि उनको मालूम नहीं होगा व्हाट इज़ द ट्रुथ। जंगों के बारे में इन द पास्ट तो ये तो शुरू ही हो चुका है कि अब के पानीपत की कौन कौन जीता। इस तरह से दे विल स्टार्ट चेंजिंग हिस्ट्री एंड टेलिंग लाइज। आपको अपनी तारीख से, अपनी सोसाइटी से अलग, यू विल बी लिविंग इन ए आर्टिफिशियल बबल जो क्रिएट हो जाएगा इन दिस इडियोलॉजिकल प्रोपेगेंडा। कई चीज़ें, इरोजन ऑफ पब्लिक ट्रस्ट। और जब बाहर जाएंगे आप, यू विल लुक वेरी फुलिश, बिकॉज आप ऐसे ऐसे बातें करेंगे कि आपको कुछ मालूम ही नहीं होगा। दुनिया बोलेगी क्या पागलों के साथ बात कर रहे हो, डोंट यू हैव विकिपीडिया इन योर कंट्री। सो दिस इज कमिंग, ये अभी शुरू नहीं हुआ बट अभी ये शुरू होगा। देखना 2029 इलेक्शन की तैयारी है ये। जो भी विल बी आस्किंग फॉर, जो भी क्रिटिकल चीज़ें करा जा सके, जंतर मंतर है उनको इमीडिएटली कह देंगे कि ये अर्बन नक्सल हैं, ये इंटेलेक्चुअल नक्सल है, और उनके ऊपर ये जो मिलिशियाज जो पैदा होने वाले हैं, ये सिविल डिफेंस, वो इन पे भारी हो जाएंगी। फिर पुलिस देर से आएगी, फिर पुलिस प्रिटेंड करेगी अरेस्ट करना। यू आर गोइंग टू सी ए ह्यूज नाइटमेयर। आई होप कि मैं जो जो कुछ मैं आज कह रहा हूँ, आई होप कि आई एम रॉन्ग। आई रियली रियली विश के बिल्कुल गलत है, कि तारीख मुझे गलत साबित कर दे। हर बार एक एक लफ्ज़ मेरा आज का, आई होप एंड आई प्रे, मेरी दुआ है कि ये गलत हो, बट मेरा दिल नहीं मानता। ये दिस इज़ नॉट द फर्स्ट टाइम। इस तरह के बयानात हमने हिटलर से भी सुने थे, और फिर उसके बाद यहूदियों का जेनोसाइड हुआ था। इस तरह के बयानात हम हर जगह देख रहे हैं, और वहाँ पे यही वायलेंस होता। अभी हमने देखा ईरान में जो प्रोटेस्टर्स थे उनका क्या हाल हुआ। लीडर्स जेल में बैठे हुए हैं, पाकिस्तान में इमरान खान, ट्यूनीशिया में राशिद अल गन्नूशी, क्योंकि उनकी क्रिटिसिज्म ऑफ द गवर्नमेंट सरकार बर्दाश्त नहीं कर सकी और उसमें काबिलियत नहीं है जवाब देने। मोदी तो रिपोर्टर्स को भी जवाब नहीं दे सकते हैं, भाग जाते हैं स्टेज पर से, वो भी मामूली से लोकल रिपोर्टर्स को। ही कांट थिंक ऑन द स्पॉट एंड आंसर द क्वेश्चन। टेलीप्रॉम्प्टर चाहिए, लिखा हुआ चाहिए स्पीच। तो सोचिए अगर आज़ादी अलाउ कर दिए मीडिया को, प्रोफेसर्स को वगैरह को, तो क्या हाल हो जाएगा मुल्क का। सब विश्व गुरु बन जाएंगे। लेकिन जब विश्व गुरु बनती है पॉपुलेशन, तो लीडर भी तो वैसी चाहिए।
वहाँ खड़े रह के जवाब दें। यू हैव टू नो योर स्टफ। एनीवे, तो ये 2 मुद्दे मुझे नरेंद्र मोदी की स्पीच से बहुत खतरनाक लगे और मैं आप लोगों से शेयर करना चाह रहा था। थैंक यू फॉर वॉचिंग कॉन्वर्सेशंस। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकॉन ज़रूर दबाएं और इस चैनल को सपोर्ट भी ज़रूर करें। जाके मेंबर बनिए। आप देख सकते हैं मेंबर बनने के लिए चैनल पे ज्वाइन बटन दबाएं, देन यू कैन बिकम अ मेंबर। एनीवे, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अंटिल नेक्स्ट टाइम, मैं आपका होस्ट, आपका दोस्त मुख्तदर खान। टेक केयर।